चलिए, तो कल यहाँ तक की क्लास हो गई थी और कल मैंने आपको बता दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। यशराज कल आप क्लास में नहीं थे, तो स्टार्टिंग में इतना बता देता हूँ कि यदि आप किसी करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो करते हो, किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करते हो, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक शक्ति जनरेट हो जाती है। उस फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, उस करंट के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाता है और उस फील्ड को हम लोग क्या बोला करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया था सबसे पहले ओरस्टेड ने। ये जो सामने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है। आइए सीखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया था ओरस्टेड ने। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये, इसको हम देखते हैं। तो पढ़ो यशराज, जल्दी से एक बार पढ़ दो। एन इलेक्ट्रिक करंट, An electric current, that is flow of electric charge, produces magnetic effect in the space around the conductor, called strength of magnetic field or simply magnetic field. ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। ओरस्टेड ने बैटरी ली और एक सर्किट से कनेक्ट किया और जैसे ही इसने स्विच को ऑन किया, ये देखिए निडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट तो देखो, ये अब क्या लिखा है, व्हेन करंट वाज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ वायर placed parallel to the axis of magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to be deflect from its normal position. निडल जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गई। सेकेंड केस ये था इस तरीके से कुछ कि निडल आपने क्या किया, डायरेक्शन यहाँ पर बैटरी की चेंज कर दी, मतलब करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। पहले देखिए करंट का जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे था और निगेटिव ऊपर था। अब आपने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर ले आए हैं ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल आ गया है नीचे। इस समय अगर आप करंट फ्लो करेंगे तो देखिए डायरेक्शन जो है निडल की इस तरफ है, मतलब पहले निडल इस तरफ मूव कर रही थी, बैक साइड मूव कर रही थी। अब निडल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है ना, ये देखिए पहले निडल इधर की तरफ मूव कर रही थी, अब निडल जो है वो इधर की तरफ मूव कर रही है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम बोलते हैं इस बात को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चलिए हो गया। ओके, when the current was reversed through the wire, the needle was found to be deflect in the opposite direction. ठीक है ना, ये है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपके मन में शायद इच्छा उठी हो जानने की कि सर ये निडल इधर गई इस बार और इस बार इधर गई, क्या इसके लिए कोई रूल है? तो आइए हम एक रूल बनाते हैं। इसके लिए हम एक रूल बनाते हैं। चलिए देखिए, ये बताओ बेटा, मान लो कि यहाँ पर कोई स्विमर तैर रहा है, करंट की डायरेक्शन में कोई स्विमर तैर रहा है, करंट की डायरेक्शन में कोई स्विमर तैर रहा है। तो आप देखो ये इस डायरेक्शन में कोई स्विमर जा रहा है, जिस तरफ मेरे पॉइंट का पॉइंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में कोई स्विमर जा रहा है। ओके, Yes, sir. एक सेकंड बेटा, कोई ऐड होना चाहता है ऐड कर दूं। गुड इवनिंग जय। Good evening, sir. ओके, तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि जैसे मान लो ये आपके सामने निडल बनी हुई है। अब ये निडल में इस करंट की डायरेक्शन में कोई स्विमर जा रहा है। मैं इसको बनाए देता हूँ। मान लो इस डायरेक्शन में कोई स्विमर जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है। आप महसूस कर पा रहे हो जब ये पानी में छपाक मारेगा तो अपना लेफ्ट हैंड ये किस तरफ डालेगा, इस तरफ डालेगा या मतलब राइट में डालेगा या लेफ्ट में डालेगा, लेफ्ट हैंड? सर लेफ्ट सर हैंड लेफ्ट लेफ्ट में में। डालेगा। बिल्कुल सही, लेफ्ट में डालेगा। तो बेटा जो स्विमिंग में जो बायां वाला हाथ जहां जाता है ना, नॉर्थ पोल वहीं मुड़ेगा। अब स्विमर को आप इधर देख लो, अब स्विमर इधर चल रहा है, यदि स्विमर इधर से आ रहा है, अब स्विमर इधर से आ रहा है मतलब उल्टे डायरेक्शन से आ रहा है, तो अब जो अपना लेफ्ट हैंड है वो इधर की तरफ नहीं मुड़ेगा, अब वो अपना लेफ्ट इधर की तरफ डालेगा। तो इसलिए करंट की जो नॉर्थ पोल होगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। तो बच्चों पहला जो रूल हमारे आता है चैप्टर में उसका नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है ना, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो पहले रूल को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एम्पियर स्विमिंग रूल। गुड इवनिंग हर्षिता। गुड इवनिंग।
तो पहला रूल हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है, ये देखिए बच्चों, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है इस तरीके से, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट, इधर ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ है। ये देखिए ये निडल मान लीजिए, तो ये स्विमर है जो तैर रहा है पानी की डायरेक्शन में। देखिए इसका ये राइट हैंड है और ये इसका नॉर्थ हैंड है। ओके, तो ये जो नॉर्थ जो निडल है, अगर इसके अंदर से आप करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो कि इसके अंदर से करंट कैरिंग कंडक्टर निकल रहा है। ओके, आप ये मान लो कि इसके अंदर से एक करंट कैरिंग कंडक्टर निकल रहा है, किसके अंदर से, इस बंदे के अंदर से, इस बंदे के अंदर से ये तार जा रही है। तो जब ये तैरेगा ना, तो जो निडल होगी ना, जो इसके नीचे रखी होगी, कंडक्टर के नीचे रखी होगी, निडल कहाँ रखी होगी, कंडक्टर के नीचे, तो उसका जो निडल का नॉर्थ पोल होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ स्विच करेगा। तो पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ, हर्षिका पढ़ो, हंसिका। इमेजिन अ मैन, Imagining a man who swims in the direction of current from south to north, facing a magnetic needle kept under him such that current enters his feet, then the north pole of the needle will deflect towards his left hand, that is towards west. एग्जैक्टली तो जो निडल होगी वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ये रूल ये कहता है कि भैया जो निडल है वो लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। ओके Yes, sir. ओके, तो ये रूल ये कहता है कि जो निडल होती है लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये रूल, तो इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। केवल ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर की डायरेक्शन में अगर आप एक स्विमर को मूव कर दिए, स्विमर मूव कर रहा है, तो ये कंडक्टर के अंदर निडल रखी है या ऊपर रखी है, स्विमर के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर या कंडक्टर के नीचे, तो कंडक्टर जब मूव करेगा तो उसके नॉर्थ पोल जो होगा निडल का, करंट जब जाएगी इससे इन द डायरेक्शन ऑफ स्विमर, करंट जाएगी, तो जो निडल का नॉर्थ पोल होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। तो ये देखिए लेफ्ट की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ओके डन गाइज, तो दिस इज कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके सामने मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल की, जो मैंने कल बताया था कि मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो मैक्सवेल लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर करंट आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो आपका देखिए इस तरीके से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये देखिए जब आप स्क्रू को घुमाते हैं ना इस तरफ में, तो अगर करंट की डायरेक्शन में आपका ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट डाउनवर्ड जा रही है, मतलब आप स्क्रू को खोल रहे हो, है ना, स्क्रू को खोल रहे हो, तो जो करंट होगी वो क्लॉकवाइज होगी। तो इसको पढ़ दो भाई, पढ़ दो हंसिका। इफ द फॉरवर्ड मोशन Yes, sir. If the forward motion of an imaginary right-handed screw is in the direction of the current through a linear conductor, then the direction of the rotation of the screw gives the direction of the magnetic lines of force around the conductor. बिल्कुल सही बेटा, ये वही रूल है जो कल मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था, बट थंब रूल के अलावा भी एक रूल उसको बनाया गया है जिसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या मैक्सवेल कॉर्क रूल। ये दोनों एक ही बात है। तो ये क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट है उस डायरेक्शन में आप जो है, देखो कह रहा है कि इस डायरेक्शन में करंट है, एक सेकेंड, अब देखिए ये कह रहा है कि if the forward motion of an imaginary right-handed screw in the direction of current through a linear conductor, then the direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field। कह रहा है कि अगर मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन में स्क्रू को मूव करो, मतलब यदि करंट ऊपर जा रही है तो स्क्रू को ऊपर की तरफ कसो आप, और जब स्क्रू को ऊपर की तरफ कसते हो तो आपका हाथ कैसे मूव करता है घुमाने के लिए स्पैनर को, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए ना, मतलब यदि स्क्रू ऊपर की तरफ मूव होगा तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर स्क्रू डाउनवर्ड मूव होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। ये चीज़ें बोली जा रही है। तो ये पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है, बट इसी को मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ूँ तो ये बड़ा, मतलब सॉरी थंब रूल से पढ़ूँ, लेफ्ट हैंड गलती से बोल गया, तो ये बड़ी आराम से ईजी हो जाएगी। ये देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रख लो।
जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है आप उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रख लो, ये रूल कहता है। Okay, so we are talking about the Fleming left hand rule. Let's see. So this rule saying that कि you arrange your thumb in the direction of current. Okay, so आपने करंट को पकड़ लिया थंब के डायरेक्शन में। अब जो उंगलियां आपकी कर्ल मार रही हैं, कर्ल मतलब घुमाओ, ये देखिए उंगलियों का घुमाओ। सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पीछे स्क्रू रूल भी यही था, आप देख लो पिछले बार भी यही हो रहा था। अगर आप देखना चाहते हो ना स्क्रू रूल में, तो वट आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, आप जो है अपनी उंगलियों को ले रख लो। अब अंगूठे को ऐसे पकड़ लो, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, चलो अंगूठा बना देता हूँ मैं आपके लिए। दिस इज पेन। ओके, ये मैं अंगूठा बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए आपने ऐसे इसको उंगलियों को पकड़ लिया ऐसे, और ये आपका इधर अंगूठा आएगा ऐसे। तो देखिए आपकी उंगलियों का रोटेशन कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, तो उंगलियों का रोटेशन ऐसा आ रहा है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा डेवलप होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। बोलो क्लियर हो गया, बोलो यस की नो बच्चों। यस सर। ओके, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब देखिए इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा है, इसमें ये स्क्रू नीचे की तरफ जा रहा है, स्क्रू खोल रहे हो, तो जब स्क्रू नीचे की तरफ जाएगा मतलब करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रही, तो अपने अपने हाथ में एक काम करो, अंगूठे को नीचे करो, दाएं हाथ के अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को नीचे करो, अपने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को जब आप नीचे कर रहे होगे तो देखो आपकी उंगलियां, अंगूठा इस तरफ आ रहा होगा, अंगूठा इस तरफ आ रहा होगा, और देन योर फिंगर कम्स लाइक दिस, इस तरीके से लाइक दिस। ओके, सो योर थंब इज गोइंग डाउनवर्ड, योर थंब इज गोइंग लाइक डाउनवर्ड, योर थंब इज गोइंग डाउनवर्ड। तो आपकी देखिए इस समय जो कर्ल है उंगलियों का वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। बोलो है कि नहीं है, क्लॉकवाइज है कि नहीं है युवराज? यस सर है। हाँ, सो आपका जो थंब है ये क्लॉकवाइज जा रहा है। युवराज बेटा डोर नॉक कर दे यार, उससे क्लैंपर से करो, नहीं सुनाई नहीं देगा। हाँ बैठ जाओ। तो ये जो है अपना बेटा ये कहलाता है। तो इस रूल को थोड़ा सा एलोबरेट करके, मतलब क्या कह रहे हैं भाई, ये रूल और थंब रूल एक्चुअली एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। इसको मैक्सवेल साहब ने बोला था, है ना, और वो जो था, वो जो रूल बनाया था वो फ्लेमिंग ने बोला था। तो दोनों के नाम अलग अलग पड़ गए, मगर दोनों के काम एक ही हैं बच्चों, दोनों के काम एक ही है। ये तो हम बता ही चुके। ये स्विमर तैर रहा है तो निडल कहाँ मुड़ जाएगी बेटा, इस तरफ। अब स्विमर अगर नीचे तैर रहा है तो निडल का नॉर्थ पोल कहाँ मुड़ जाएगा, इस तरफ। ये स्विमिंग रूल है। ये जो मैंने बताया है ये कौन सा रूल है बच्चों, स्विमिंग रूल। वेल स्विमिंग रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, है ना, थ्योरी से ही कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो राइट हैंड थंब रूल की मैं बात कर रहा। राइट हैंड थंब रूल में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि करंट की डायरेक्शन में पकड़ो कंडक्टर को, और आपकी उंगलियों का जो कर्ल है वो देगा। तो देखो ये कर्ल ऐसा जा रहा है, तो इसमें भी कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। सर जी एरो तो लगाओ, ये लग गया एरो, इसमें लगा दो एरो, इसको पूरा कर दो भाई। अब तो हम उंगलियों से बाहर आ चुके हैं, ये देखिए भैया। तो ये क्या बन गई है भाई, ये बन चुका है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी को कल मैंने बताया था, एंटी लिखो, एन टी, और एन मतलब ऊपर बनेगा नॉर्थ और नीचे बनेगा साउथ। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस, तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सो पढ़ देते हैं रूल, एक बार पढ़ दो भाई। हाँ यशराज रूल पढ़ दो। इफ करंट कैरिंग, If a current carrying conductor is imagined to be held in the right hand such that the thumb points in the direction of the current, then the tips of the finger encircling the conductor will give the direction of the magnetic field, magnetic lines of force. एग्जैक्टली। तो जो बेटा जो आपका टिप जो होगा, जो राउंड शेप लेगा, वट आप इसको कह सकते हो, इस कह रहा टिप्स ऑफ द फिंगर सर्कलिंग। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड यूज होता है बेटा, कर्ल। तो आप इसके लिए यूज कर सकते हो देन द कर्ल ऑफ द फिंगर। कर्ल मतलब घुमाओ, कर्ल मतलब घुमाओ, मतलब जो फिंगर्स का घुमाव है वो क्या शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस को शो करेगा। अब चलिए बच्चों, अगला लॉ आता है बायोट सेवर्ट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बायोट सेवर्ट लॉ। ये कह लीजिए कि इस चैप्टर की ये आत्मा है ये लॉ। अगर ये चैप्टर आपको सीखना है तो आपको ये बायोट सेवर्ट लॉ बताना पड़ेगा। अब ये क्यों बताना पड़ेगा भाई, ऐसा क्यों है, इसमें क्या ऐसा बताना पड़ेगा, इसमें मीनिंग क्या है? जैसे कल मैंने बताया बच्चों कि आप किसी भी कंडक्टर से, ओरस्टेड साहब ने कहा कि अगर मैं करंट को फ्लो करता हूँ
अगर मैं करंट को फ्लो करता हूं तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। बोलो यस और नो। कल पढ़ा यस ना? सर। ओके। अब मैं बोलूंगा बेटा 2 पॉइंट ले रहा हूं, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, थोड़ा दूर है। मैं बोलूंगा बताओ किस पर फील्ड ज्यादा होगा, ए पर या बी पर? बताओ। ए पर, क्योंकि ए पॉइंट पास Yes, पे है sir. और बी पॉइंट दूर पे है। ये तो लॉजिकल सी बात है। बट मैं तुमसे पूछूं कितना फील्ड होगा, फील्ड की मजबूती बताओ मेरे को, फील्ड की स्ट्रेंथ बताओ, बी की वैल्यू बताओ मेरे को। तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने नहीं पढ़ाया है, आपने ये बताया है कि सर आपने बी होता है, मतलब आपने क्वालिटेटिव तो बात बता दी। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, मतलब कुछ ना कुछ होगा, मतलब आपने क्वांटिटेटिव नहीं बताई कि सर कितना होगा। दो चीज़ होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ है, एग्जिस्ट है, क्वालिटी है, और एक होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब एग्जैक्टली मात्रा कितनी है, समझ गए ना, मात्रा कितनी है। तो ये हमको क्वांटिटेटिव नहीं पता। तो अब हम बताने जाने वाले हैं कि किसी कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर कितना फील्ड लगेगा, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड बायोट-सेवर्ट लॉ। तो हम किसी कंडक्टर की वजह से पॉइंट पर फील्ड लगेगा। तो बेटा एक काम करो, अपनी भी कॉपी में एक कंडक्टर ले लो, बड़ा आड़ा टेढ़ा सा इस टाइप का कंडक्टर ले लो और इसमें करंट फ्लो कर दो। ये करंट फ्लो कर दिया, कर दिया, यस सर। हाँ करंट फ्लो कर दिया। अब अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। हाँ ये करंट फ्लो कर दिया बेटा। ये पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड निकालना है, ये पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड निकालना है। मस्त एकदम कंडक्टर बना लो ऐसा, और ये पॉइंट पी है जहां पर आपको फील्ड निकालना है। बच्चों ये करंट जा रही है, एक काम करो इस, तो यहाँ पर जो फील्ड डेवलप होगा, मेरी बात का जवाब देना अच्छे से, मेरी बात का सुन के अच्छे से जवाब देना। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पर जो फील्ड डेवलप होगा, इस पॉइंट पी पर जो फील्ड डेवलप होगा वो पूरे कंडक्टर की वजह से डेवलप होगा या केवल इस तार के छोटे से टुकड़े की वजह से होगा? मेरा जवाब दो। क्या पूरे टुकड़े की वजह से? अच्छा क्यों होगा भाई साहब, इसका भी जवाब दे दो अब। क्यों होगा छोटे से टुकड़े की वजह से? क्योंकि वो सर उसी पॉइंट पे पूछा है ना पहले। अरे पॉइंट तो ये बैठा है साहब, पॉइंट तो ये बैठा, पॉइंट पी बाहर बैठा ना, पॉइंट पी। भाई कंडक्टर, भाई करंट कहाँ कहाँ है? करंट के केवल छोटे से टुकड़े में है कि करंट पूरे कंडक्टर में है? पूरे कंडक्टर में। तो भैया पूरे कंडक्टर की वजह से ही तो करंट पूरा फील्ड डेवलप होगा। हाँ यही मैं पूछ रहा था कि जो करंट, जो फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो पूरे कंडक्टर की वजह से आएगा। मगर फिजिक्स में एक दिक्कत होती है कि हम सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कैलकुलेट एक बार में नहीं कर सकते। हम पहले इसमें छोटी सी लेंथ ले लेते हैं बेटा, डी। ये हमने डी ले लिया, मतलब कंडक्टर तो बहुत बड़ा है, हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसको बोलते हैं डी। और डी को हम क्या बोलते हैं बेटा फिजिक्स की भाषा में? एलिमेंटल लेंथ। क्या बोलते हैं? एलिमेंटल लेंथ मतलब छोटा सा टुकड़ा। तो हम इसको बोलते हैं एलिमेंटल लेंथ। डीएल को हम बोलते हैं एलिमेंटल लेंथ। हमने छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल। अब डीएल में जब पूरे कंडक्टर में बेटा करंट नीचे से ऊपर जा रही है, तो डीएल में करंट कैसी जाएगी? नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? अरे यार ये तो 5वीं क्लास वाले क्वेश्चन है यार, नीचे से ऊपर ही तो जाएगी। सर नीचे से ऊपर। एग्जैक्टली बेटा, करंट का थोड़ा ना कोई मैंने चेंज किया, वो भी नीचे से ऊपर चेंज हो जाएगी। तो बच्चों एक बात याद रखना, एक बहुत काम की बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। अगर कोई आपके पास एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट आपने लिया डीएल, और उसमें करंट जा रही है, तो लेंथ का कोई वेक्टर नहीं होता, मगर करंट आने के बाद जो लेंथ को मिल जाती है दिशा करंट की डायरेक्शन में, तो जो एक नई क्वांटिटी बनती है बच्चों जिसका नाम है करंट आई मिक्स विद डीएल, दैट इज कॉल्ड आई डीएल। फिर से बोलूँगा, करंट आई डीएल के साथ मिक्स होकर के क्या बना लेती है? आई डीएल। और आई डीएल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। तो यार अब बताओ बच्चों, डीएल अब क्या है? डीएल क्या है? एलिमेंट है या करंट एलिमेंट है? डीएल क्या है? लेंथ एलिमेंट है कि करंट एलिमेंट? लेंथ एलिमेंट है डीएल अकेला। बट आईडीएल क्या है? करंट एलिमेंट। क्योंकि ये पता चल रहा है आईडीएल से कि उसमें करंट जा रही है, तो आईडीएल क्या हो गया? करंट एलिमेंट। अब चलो मैं देखता हूँ बच्चों कितने लोग सही जवाब देते हैं।
ये बताओ इस डीएल की वजह से, इस करंट की वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? कौन बताएगा? पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जिसने ये सही जवाब दे दिया उसका दिमाग एक्टिव है। पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सर कंडक्टिंग की तरफ, कंडक्टर की तरफ। गलत, गलत जवाब। सर और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर। गलत, गलत जवाब। मैं पूछ रहा हूं पॉइंट पी सर्कुलर। की, आप मुझे फुल पैटर्न बता रहे हो। तो सर्कुलर। वो तो है, वो फुल पैटर्न बता रहे हो ना, पॉइंट पी पर क्या होगी। अब रुक जाओ जरा, थोड़ा सा रुक जाओ। अब एक काम करो, कंडक्टर की डायरेक्शन में अपना अंगूठा फंसाओ। फंसाया? यस सर। उंगलियों को देखो और फील करो कि कंडक्टर रखा हुआ है और उंगलियां पीछे से कंडक्टर के फील्ड आ रहा है, और देखो राइट साइड में पॉइंट पी को फोड़ करके लाइंस अंदर घुसेंगी कि नहीं घुसेंगी यहां से आके? यस सर। हाँ भैया, फील्ड ऐसे बनता है कंसेंट्रिक सर्किल। तो यहाँ से लाइन बाहर निकलती है और फिर यहाँ लाइन अंदर फोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं समझ में आया? यस सर। सर हाँ। वेस्ट डायरेक्शन। नहीं बेटा, राइट डायरेक्शन में मैं बोलूँगा ना, राइट डायरेक्शन में फील्ड अंदर होगा ना, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा बेटा आंसर। योर फील्ड विल बी परपेंडिकुलर इनवर्ड। नहीं आया समझ में? नहीं आया। चलो नहीं एक आया, बार फिर फिर से समझा फिर से दो। फिर से बताते हैं। चलो भाई फिर से बताते हैं। जैसे बेटा ये मान लो ये आपका कंडक्टर है और यहाँ पर कोई पॉइंट होता है, सपोज लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, वैसे ही कुछ कुछ है, कंडक्टर यहाँ पे दाएं तरफ पॉइंट है। ये बताओ फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ पे अंदर फटाक से घुसेंगी, छल्ला बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? यस सर। तो जब ये अंदर पेनेट्रेट करेंगी तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट पर डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, टेंजेंट खींची जाती है कि नहीं खींची जाती है? यस सर। तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा कहाँ होगा? परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं आया अभी भी समझ में? अभी भी नहीं आया? अभी भी? नहीं। चलो फिर से देखो यार, लो भैया एक काम करो, ये कंडक्टर ले लो, ये करंट फ्लो करो। चलो अपना अंगूठा रखो। रखा? रख दिया? यस सर। यार अंगूठा रखने के बाद जो छल्ला बनता है ना, वो छल्ला तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरफ जो लाइंस निकलेंगी वो प्लेन के पूरी बाहर निकलेंगी, चाहे जितने भी पॉइंट हों सब बाहर निकलेंगे। देखो ना, महसूस करो ना, यहाँ से लाइन पूरी। तो बाहर को फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है डॉट। क्या बोला जाता है? डॉट। डॉट। क्यों? क्योंकि अगर पीछे से घूम करके कोई तीर आएगा, मान लो तुम्हारे पास कोई पेपर है और पेपर में पीछे से घूम करके कोई तीर मारेगा, तो तीर का पहला पॉइंट जो टिप होगा क्या होगा? वो पॉइंट होगा कि नहीं होगा? पीछे से कोई तीर आके पेपर में घलेगा, ये पेपर है सामने, प्लेन शीट आपका पेपर है, तो पेपर में पीछे से तीर आएगा तो पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो मतलब बेटा बाहर निकलते समय का फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड फील्ड जो होता है वो होता है पॉइंट। आउटवर्ड फील्ड जो होता है वो पॉइंट होता है। क्लियर? यस सर। और अब देखो बेटा, यहां से जब जाएगा तो यहां अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? जाएगा। यस तो सर। यहां पर फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। कैसा होगा बेटा? तो यहां पर Inward। फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा कि नहीं होगा? यस सर। हुआ महसूस कि नहीं हुआ? हो गया। चलो अभी भी नहीं हुआ है तो एक और एग्जांपल देता हूं मैं। तुम क्या करो, ठीक है, एक ब्लैंक पेपर ले लो, सामने अपने एक ब्लैंक पेपर ले लो। चलो मान लो एक ब्लैंक पेपर है, ना लो तो मान लो, मान लो एक ब्लैंक पेपर है और उस ब्लैंक पेपर में एक सीधी तार लगा दो। ठीक है? बोलो हाँ। बोलो। यस सर। अब एक काम करो, एक चूड़ी को तोड़ो, चूड़ी या कोई रिंग है, चूड़ी टूट जाती है आराम से, दो पार्ट में। तो ऊपर चूड़ी इधर से इधर की तरफ जाएगी और एक पीछे वाला हिस्सा पेपर के पीछे से आएगा। बोलो यस और नो।
यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ हाँ। ये पेपर में तुमने तार चिपका ली है, सीधे चिपका ली है। अब जो को फील्ड समझने के लिए पीछे से भी एक यस ऐसी सर आएगा। और एक ऐसा आएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। अब महसूस करो यहाँ पर जो फील्ड है अंदर की ओर जा रही है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस, तो चूड़ी पेनेट्रेट करके, क्योंकि सीधी चूड़ी तो जा नहीं सकती ना पेपर के अंदर, है ना, यस और सर। फिर ये बाहर निकलेगी, तो इस तरफ फील्ड बाहर आ रहा है और इस तरफ फील्ड अंदर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो यस की नो बच्चों? यस सर। यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो मैंने पूरी कोशिश करी है और एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है। कि अब शॉर्ट ट्रिक का मतलब समझो, इरेज ऑल द इंक ऑन स्लाइड। यस, अब एक शॉर्ट ट्रिक ऐसा समझो बेटा इसको, कि दाएं तरफ जितने पॉइंट होते हैं, करंट ऐसी जा रही ना, तो दाएं तरफ जितने पॉइंट होंगे बच्चों कलाई की तरफ, सब में अंदर ले आएंगी लाइंस ऑफ फोर्सेस, पेनेट्रेट करके सब में घुसेंगी। चाहे इसकी देख लो, चाहे इसकी देख लो, चाहे इसकी देख लो, कोई भी कंडक्टर देख लो बेटा। लो कंडक्टर को पकड़ो, ये बताओ कलाई की तरफ सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर घुसेंगी कि नहीं घुसेंगी? बोलो। यस सर। हाँ, और इस तरफ जिस तरफ आपकी उंगली पड़ रही है, उंगली पड़ रही है, तो ये इस तरफ कलाई है, ये है कलाई, तो कलाई की तरफ हर पॉइंट में क्या होगा? इनवर्ड होगी डायरेक्शन। बोलो यस की नो? यस सर। मतलब हाँ। उसके अंदर जाएंगी ना? और क्या, पीछे से घूम के पेनिट्रेट, हाँ हाँ भेदेंगी नहीं हाँ। उसको, बोलो छेद हाँ, करके हाँ। पीछे निकल जाएंगी, और ये अब घूम हाँ। करके फिर बाहर यहाँ आएंगी, तो जो उंगलियां हैं इस तरफ कंडक्टर के लेफ्ट साइड, उस तरफ डायरेक्शन क्या होगी? सबकी सब आउटवर्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो इस तरफ सबकी सब होंगी इनवर्ड और इस तरफ होंगी क्या? आउटवर्ड। आउटवर्ड। अब आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. तो ये कहलाता है डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों आपको बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है बायोट-सेवर्ट लॉ में कि, डिस्कार्ड करो इसको, हाँ चलिए, हाँ ये बायोट-सेवर्ट लॉ है और इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ये वो पॉइंट है बच्चों जिस पर मुझे क्या निकालना है अपना, ये वो पॉइंट है जिस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। मैंने छोटा सा लेंथ ले लिया बच्चों, डीएल ले लिया, छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया, इसमें करंट जा रही है कितनी? आई करंट जा रही है, तो ये कहलाएगा करंट एलिमेंट। अब बेचा ध्यान से देखना, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं अब यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा? सबसे पहले देखो, ये इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ले लो आर वेक्टर। बेटा डीएल से लेके पॉइंट पी को जोड़ने वाला वेक्टर ले लो, आर वेक्टर ले लो, बना लो। डीएल से लेके पॉइंट पी तक को जोड़ने वाला वेक्टर है आर वेक्टर, तो वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर की लेंथ क्या होगी बेटा? वेक्टर आर की लेंथ क्या होती है? मॉड वेक्टर आर, या इसको आर भी बोलते हैं। तो अगर मॉड आर बोले मतलब आर की लेंथ है, और आर सिंपली बोले तो भी क्या है? आर की लेंथ ही कहलाएगी, है ना। वेक्टर मतलब दिशा के साथ, और मॉड मतलब विदाउट दिशा, बिना डायरेक्शन के। हाँ बेटा ये एंगल थीटा बना लो अपनी अपनी कॉपी में, थीटा बना लो, बन गया थीटा, ओके। अच्छा, आगे की तरफ डायरेक्शन पी पॉइंट है, हाँ भाई बताओ आर्यन, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। और पी डैश पर? आउटवर्ड। बिल्कुल सही, तो पी डैश पर आउटवर्ड होगी और पी पर इनवर्ड होगी। तो देखो ध्यान से, ये देखो है, यदि आप इसका डायग्राम देखें, इसका डायरेक्शन देखें, ये देखिए, इसको मैंने एनिमेशन से दिया है, अंदर की तरफ इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, और ये जो डायरेक्शन है बेटा बाहर की तरफ होगी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। हाँ, सर क्लियर। तो पी पॉइंट पी डैश पर बाहर की तरफ, पी पर अंदर की तरफ। तो क्या बोलते हैं बायोट-सेवर्ट? बायोट-सेवर्ट महान फिजिस्ट बोलते हैं कि किसी छोटे से लेंथ एलिमेंट, नन्हे से लेंथ एलिमेंट, बेचारा नन्हा सा लेंथ एलिमेंट है डीएल, और क्योंकि करंट जा रही है तो उसका नाम हो गया करंट एलिमेंट। तो किसी नन्हे से करंट एलिमेंट की वजह से उस किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं? बोलो,
बोलो 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 बोलो। बी, बी से शो करते हैं, B मगर से B। मगर छोटा सा है तो इसलिए बोलेंगे डी बी। क्या बोलेंगे बेटा? डी बी। तो DB। किसी छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है डी बी, प्रोपोर्शनल होती है उस एलिमेंट में बहने वाली करंट के, प्रोपोर्शनल होती है उस एलिमेंट पे बहने वाली उसकी एलिमेंट की लेंथ के, प्रोपोर्शनल होता है डी बी किसके? साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर स्क्वायर के। तो बंधुओं, चार चीज़ों के प्रोपोर्शनल है या एंटी प्रोपोर्शनल है, आई के, डीएल के, साइन थीटा के, आर स्क्वायर के। तो मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू ए स्मॉल करेंट एलिमेंट डी एल कैरिंग ए करेंट आई। अब देखो, करंट एलिमेंट डीएल बोला है तो बाद में चिपका दिया कैरिंग ए करंट आई, या मैं डायरेक्टली बोलता टेकिंग ए स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल, तो बात वही होती। एट ए पॉइंट सर ये पी, फिर से बताओ ना सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। अभी बता रहा हूँ, देखो ना ये लिखा हुआ है, हमें क्या निकालना है आर्यन? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी वजह से? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकालनी है इंटेंसिटी। हमने मान लिया इंटेंसिटी कितनी है? डीबी। तो वो इंटेंसिटी किसके किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के, दूसरा लेंथ के, तीसरा साइन ऑफ थीटा के, और चौथा आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, जो निकालने वाले हो, ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल कैरिंग अ करंट आई, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इसका कुछ रीजन नहीं होता कि क्यों सर डायरेक्टली है और भैया क्यों रूल इनवर्सली? रूल रूल याद कर लो। हाँ, उसका रीज़न है रूल, वो प्रैक्टिकल रीज़न है। जैसे अपन ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा ना कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, बोलो हाँ या ना। जो लॉ होते हैं ना, लॉ एक्सपेरिमेंट से आते हैं भैया, समझ गए ना। Yes, लॉ जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। लॉ को हमें जस का तस रटना ही पड़ता है। हम लॉ को प्रूफ करने लैब में तो नहीं करेंगे ना, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट जो कई सालों में हुए हैं, इसलिए लॉ को प्रूफ नहीं करते, लॉ को याद किया जाता है। ठीक है, चलो देखो, तो क्या कह रहा था मैं कि जो करंट के एलिमेंट आई करंट कैरी कर रहा है, तो उस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी डिस्टेंट आर फ्रॉम द एलिमेंट, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? आर है, प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब डी बी किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के, और किसके? डी एल के, और किसके? साइन थीटा के, और किसके? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर स्क्वायर। समझ गए ना। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आर स्क्वायर, और डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, ये चार चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। मिला दो सबको, सबको मिला दो, क्या बनेगा? डी बी प्रोपोर्शनल टू ऊपर आई, ऊपर डी एल, नीचे साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अच्छा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बताओ जरा, कौन बताएगा? थीटा जरा बताओ किसके किसके बीच का एंगल है? सर कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। नहीं बेटा, गलत बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे की तरफ भाग रहा है, यहाँ तो ऊपर भाग रहा है। point- डीएल बेटा बता रहा हूँ, देखो सुनो, डीएल जो है, नहीं पॉइंट भी नहीं है, डीएल जो थीटा है बेटा, देखो ये वेक्टर क्या है? करंट एलिमेंट का वेक्टर है डीएल वेक्टर, और ये क्या है? आर वेक्टर। तो इट इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। तो बेटा जो थीटा एंगल है वो डीएल और आर के बीच का एंगल है। जो थीटा एंगल है वो किसका किसका एंगल है? डीएल का और आर का। याद रखिएगा, देख लो ध्यान से, यहां पर जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में बन रहा है? डीएल में और आर में। बोलो यस की नो? यस सर। हाँ, तो थीटा डीएल और आर के बीच का एंगल है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या होगा भाई? हाँ, तो देखिए डी बी प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मर्ज कर दो चारों को, क्या बन गया? डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नोट करिए, डी बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ही कांस्टेंट खूब धूम मचाया अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इसकी विदाई का वक्त आ गया है। अब मैग्नेट आ रहा है। मैग्नेट में हर जगह कांस्टेंट आएगा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यस, तो जहां 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट चलता था वहां पर चलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस। हाँ, तो नोट कर लीजिए इतना, और स्टेटमेंट तो लिख लो एक बार, क्योंकि लिख लोगे तो मुझसे पूछोगे सर, मैं चाहता हूँ पूछो। लिख लो एक बार स्टेटमेंट, अच्छे से देख करके अपनी कॉपी में एक बार स्टेटमेंट लिख लो। dB proportional to I, dB proportional to dl, dB proportional to sin theta and dB क्या is लिखना है inverse। सर? स्टेटमेंट लिखो। कहाँ लिखा है? बायोट से बटलॉ का स्टेटमेंट कहाँ लिखा है बताओ? अभी कहीं नहीं लिखा ना। अरे वाह बेटा, बहुत शानदार। ये क्या? ये नीचे लिखा ना, नीचे हाँ, लिखा द ये स्ट्रेंथ क्या ऑफ है? हाँ मैग्नेटिक। यस लिखो, यही तो है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। ये तो टर्म्स के फॉर्म में है ना सर। तो वही तो लिखना है, इसी को तो स्टेटमेंट बोलते हैं महाराज। इसको स्टेटमेंट मन से लिख दे, मन से लिख नहीं दे नहीं, तो। देख के लिखो। मन से कैसे लिखोगे, फिर गलत लिख लोगे। लिखो देख के। पहली बार पढ़ा रहा हूं ना बेटा। लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, कौन सी स्ट्रेंथ? dB ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट dl। करंट एलिमेंट dl, एक छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ dB कैरिंग अ करंट I, जो कि करंट I को धारण करता है, at a point P, distance r from the element, distant r from the element, हाँ, तो dB किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा? I के, dl के, साइन थीटा के। इस प्रोपोर्शनल टू I है वो बेटा कैपिटल I, कैपिटल dl एंड साइन थीटा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर। and inversely proportional to the square of distance r square। inversely proportional to the square of distance r square। therefore, हाँ ये भी लिख लेना, where theta is the angle between dl and r, where theta is the angle between dl and r। ठीक है ना? और dl और r के ऊपर वेक्टर लगा लो तो बहुत सोने पे सुहागा रहेगा भैया, क्योंकि dl और r दोनों वेक्टर क्वांटिटी बन जाएंगी। dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों के ऊपर वेक्टर लगा लो। कॉपी चेक करने वाला सलूट मारेगा खड़ा होके, लाल पेन छोड़ के कॉपी के ऊपर तुम्हारे, फिर उसके बाद चेक करेगा। dl और r के ऊपर वेक्टर लगाया आपने तो सलामी ठोकेगा। तो अब क्या होगा भाई, अभी बताएंगे बाद में क्यों सलामी ठोकेगा, उसका रीज़न है बहुत बढ़िया। अब भैया dl और वेक्टर r, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, अभी समझ में आएगा। तो लिखो इसके बाद क्या लिखा मैंने, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू I, dB प्रोपोर्शनल टू dl, dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब चलो बात कर लेते हैं अनुभव वाली, मन की बात करेंगे। आर्यन, हाँ सर। तुम्ही से करें मन की बात, एक तुम ही तो हो जो मेरी सुनते हो। बोलो सर। बोलो सर। आर्यन ये बताओ, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा कंडक्टर में,
तो जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, कि उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बढ़ेगा हाँ इसलिए बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, हाँ क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए नहीं बढ़ेगा सर। बढ़ेगा हाँ, तो इस वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फीलिंग क्या कह रही तुम्हारी? फीलिंग के हाँ बाद फॉर्मूला वही। आना चाहिए, फॉर्मूला से फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ बोलो, वही वही। प्रोपोर्शनल है इसलिए बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ेगा इसलिए प्रोपोर्शनल है। बढ़ेगा इसलिए प्रोपोर्शनल है। हाँ यस, यही है। अब खुद से बताओ, अगर मैं पॉइंट को दूर ले जाता जाऊंगा कंडक्टर से तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा? क्या अगर हाँ, दूर अगर लेते पॉइंट को जाएंगे, दूर लेता जाऊंगा, आर को बढ़ाता जाऊंगा तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। हाँ, तो देखो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, यानी डीवी घटेगा। आर अपोजिट में है, दिख रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है ना। अब साइन थीटा और डीएल का भी एक विशेष महत्व है। डीएल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बेटा जितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ होगा उतने ज़्यादा फील्ड बनेंगे, उतनी ज़्यादा लाइंस बनेंगी। बोलो यस। यस सर। हाँ, तो जितना ज़्यादा बड़ा कंडक्टर होगा तो डी वी प्रोपोर्शनल टू डी एल और डी वी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। चलो अब ये हो गया। तो कुल मिलाकर के रटने वाली बात केवल साइन थीटा ही है, बाकी तो तीनों मन से ही क्लियर दिख रहे हैं कि आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया डी वी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, लिखो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कांस्टेंट लगाओ। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई। अब एक बात बोलोगे कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, अभी बोलोगे सर ये म्यू नॉट की फीलिंग दिला दो। अब म्यू नॉट की हम फीलिंग दिला देते हैं, म्यू नॉट की फीलिंग दिला देते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन नॉट। अभी तक आपने जो पढ़ा है बच्चों वो है एप्सिलॉन नॉट। अब वो एप्सिलॉन नॉट क्या था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का पूरा नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो यस था कि नहीं था? यस यस सर। सर। अब बच्चों सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कन्वे करता है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में कन्वे करता है। बोलो हाँ। हाँ सर। यस सर। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की फॉर्म में कन्वे करता है। ये बात कुछ ऐसी ही है बच्चों कि किसी शिक्षक के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके दिमाग में घुस पाता है कि नहीं घुस पाता है। अगर शिक्षक का दिया गया ज्ञान इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी किसी के वो ज्ञान बहुत जल्दी दिमाग में घुसता है और किसी किसी के वो दिमाग में बिल्कुल घुसता ही नहीं है। मतलब उसने 100 बातें बोली तो 2 लाइन घुसी हैं, बाकी 98 बाहर से निकल गई। तो अगर इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी मीडियम पे डिपेंड करता है कि जो कोई सोर्स है, जैसे ये सोर्स है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस छोड़ रहा है, तो क्या ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मीडियम के अंदर से पेनेट्रेट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मीडियम के अंदर अच्छे से मीडियम को भेद पाएंगी या नहीं भेद पाएंगी? मीडियम के अंदर से लाइन का जाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लाइन के ऊपर या मीडियम के ऊपर? परमिटिविटी मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर। तो मीडियम का वह गुण जो लाइंस को जाने की इजाज़त दे या ना दे, मीडियम के उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिटिविटी। बोलते थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर बोलते हैं परमिबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिशन प्लस एबिलिटी, ये वर्ड मैंने ईजाद किया, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं होता ही नहीं है। परमिबिलिटी को मैंने ही तोड़ा है पहली बार। इंग्लिश हिंदी में संधि विच्छेद होता रहा है ना, हमने पहली बार काम किया है। परमिशन प्लस एबिलिटी, इंग्लिश में संधि विच्छेद कभी नहीं होता है, मगर आप चाहें तो मेरे लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश कर सकते हैं।
तो परमिशन प्लस एबिलिटी परमिएबिलिटी, ठीक है ना। बिल्कुल सर। यस, तो ये परमिबिलिटी हो गया, मतलब एबिलिटी प्रदान करना, परमिशन देना कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी मीडियम से